हेलो बच्चों, मैं चंचल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं विजडम इंस्टीट्यूट के इस खूबसूरत से चैनल पर। और हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके थे। अब हम आगे का डिस्कशन करेंगे कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पर। उस कूलम्ब्स लॉ के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा। हमने कूलम्ब्स लॉ में क्या देखा, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर सराउंडिंग जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, सारे के सारे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और उन सब का हमें क्या करना होगा, वेक्टर सम करना। तो नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन। यही मेंस में बेटा पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन। लेट अस से कि आपके पास स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पर चार्ज पार्टिकल रखें, चारों वर्टिसेस पर चार्ज पार्टिकल रखें। वो चार्ज पार्टिकल क्या है, माइनस, माइनस, माइनस और माइनस। अब इसके बिल्कुल सेंटर पर बेटा, इसके बिल्कुल सेंटर पर एक और चार्ज रखा है, दैट इज स्मॉल क्यू। आपको ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो ये रेशियो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू बाय स्मॉल क्यू, या फिर आपसे इस चार्ज क्यू की वैल्यू पूछी जा सकती है। सो दैट क्वेश्चन इज, तो आपका ये सिस्टम है, आपका ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम किस में रहना चाहिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। के लिए कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या हो, या फिर वो पूछ सकता है स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो, या वो पूछ सकता है कि वो रेशियो क्या हो। तो जब आपको ये पता हो, क्वेश्चन में बात की जा रही है किसके बारे में, क्वेश्चन में बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पर। तो बेटा अगर आपसे इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा गया है, इक्विलिब्रियम ध्यान रहे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि आपके जो पार्टिकल है या सिस्टम है उस पर तो नेट फोर्स रहेगी, वो नेट फोर्स क्या रहेगी, वो नेट फोर्स जीरो रहेगी। नेट फोर्स क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो बड़ा सिंपल सा हो गया काम। आप किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो कर सकते हो क्या, पे थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। क्यों, अगर आपने इस वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो कर दिया तो इस पर तो ऑलरेडी नेट फोर्स जीरो है ही। बट क्वेश्चन में आप देखो ना, इसमें नेट फोर्स जीरो कैसे बेटा, ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला चार्ज पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला इधर अट्रैक्ट कर रहा है। वो चार्ज पार्टिकल सेंटर पर रखा है, उस पर तो ऑलरेडी नेट फोर्स क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी। तो उस पर नेट फोर्स अब जीरो करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल पकड़े, मैं कहता हूं कि लेटेस्ट से कि इस चार्ज पार्टिकल, अब इस वाले चार्ज पार्टिकल को ये वाला चार्ज पार्टिकल, ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको इधर रिपेल करेगा। लेट दिस फोर्स बी F1 बेटा। ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको इस तरफ रिपेल करेगा, वो फोर्स कितना होगा, F2 होगा। क्या इसके अलावा भी और कोई फोर्स लग रही है क्या, सर एक फोर्स तो ये वाला पार्टिकल लगा रहा है, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, वो क्या हो गया, F3 हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि इन तीनों के कारण से तो सर फोर्स आ चुका है F1, F2 और F3। अब आपका क्या बच गया है, अब आपका ये वाला चार्ज पार्टिकल। अब बेटा अगर ये चार्ज पार्टिकल, नाउ आई एम डिसाइडिंग द साइन ऑफ दिस चार्ज, कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल का साइन कैसा हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब आप जरा सोचिए, नाउ लेट अस हिट एंड ट्रायल, कि सर इन तीनों फोर्सेस का F1, F2 और F3, इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो तो इधर ही कहीं आने वाला है। उस फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे एक लास्ट फोर्स जो चाहिएगी वो किधर चाहिए होगी, तरफ अगर चाहिए तो इस क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तभी तो एक अट्रैक्टिव। तो नाउ
आई एम कंफर्म अबाउट वन थिंग, सर ये जो स्मॉल क्यू होगा, ये स्मॉल क्यू तो क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो द वन थिंग सर, जो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आए, तीनों फोर्सेस का क्या है बेटा, रिजल्टेंट आए, वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, वही फोर्स किन दोनों के बीच में होनी चाहिए, इन दोनों के। अब आप देखो, अब आप F1 की वैल्यू लिखें बेटा। F1 इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, आप बता सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। मैंने साइड कितनी ले ली है यहां पर, ए ले ली है। अब आप देखिए F2, क्या F2 की वैल्यू भी सेम आएगी क्या? जब जब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सेम हो और उनके बीच की सेपरेशन सेम हो, तो वो फोर्सेस क्या आने वाली है, वो सेम आने वाली है। तो बेटा F1 की वैल्यू भी यही आ गई और F2 की वैल्यू भी यही आ गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब अगली चीज, अब F3 दोनों के बीच। अच्छा, अगर बेटा ये साइड A है आपकी, ये वाली साइड भी A है आपकी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2a। हाउ मच इज द डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ 2a। अब जो ये F3 फोर्स आई, F3 को यहां लिख देता हूं, F3 इज इक्वल टू ए कैपिटल Q स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 2a का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आया ये, a स्क्वायर। डन। अभी हमने F1 F2 और F3, लेकिन आपको यहां पर इसका क्या करना होगा, वेक्टर एडिशन करना होगा। क्या करना होगा बेटा, वेक्टर एडिशन। अब F1 और F2 इक्वल मैग्नीट्यूड के परपेंडिकुलर हैं। ये आपने पढ़ा हुआ होगा, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी अगर होता है, तो बेटा उसका जो रिजल्टेंट है, का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कि अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। और थीटा जब 90 डिग्री हो गया तो वो 2 वाला फैक्टर 0 हो गया। क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आएगा आपका, वो क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, मुझे तो लगता है वो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 के क्यू स्क्वायर बाय, कैसे आ गया ये, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर में कितना बच गया, और रूट 2 बच गया, के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एज इट इज। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका फोर्स आया है, ये वाला जो फोर्स आया है, का क्या हुआ, इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ F3। बिकॉज अगर बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर सेट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट किस तरफ आता है, उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आ जाता है। किसके अलोंग आ जाता है, एंगल बाइसेक्टर। तो भैया इनका एंगल बाइसेक्टर तो F3 के अलोंग आ गया। और जब दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में, तो सिंपली उनको क्या कर दिया जाना चाहिए, ऐड कर दिया जाना चाहिए। ऐड जब आप कर देंगे, यानी कि अब मैं लिख देता हूं क्या, ध्यान से देखिए, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, रिजल्टेंट ऑफ जो आपका F1 है, आपका जो F2 है, और जो आपका F3 है, इन तीनों के रिजल्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट बड़ा सिंपल हो जाएगा। F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आया था वो कितना आया था, अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और इसमें बेटा F3 और ऐड कर दीजिए। जब आप F3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 2 ए स्क्वायर। क्या आ गया, डन। चलो बात, अब आप देखिए जरा, ये F1 F2 और F3 का रिजल्टेंट आ चुका है।
उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किन दोनों के बीच में चाहिए, इन दोनों के बीच में। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, आई गेस ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ए बाय, दोनों के बीच फोर्स लिखिए क्या आएगा, इन दोनों के बीच, दोनों के बीच का फोर्स आपको इक्वेट करना है किसके, अंडर रूट ऑफ 2 kq² बाय ए स्क्वायर प्लस kq² बाय 2a² इक्वल होना चाहिए। देखो जरा, k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a बाय √2 होल स्क्वायर, आना चाहिए, अरे यही आना चाहिए बेटा। अब आप एक बात देखिए, के क्यू कैंसिल आउट, यहां से मैंने 1/a² कॉमन लिया, क्या बचा यहां पर, √2q प्लस एक क्यू बच जाएगा बेटा, q/2 इज इक्वल टू q/a² एंड इट इज a² से a² भी कैंसिल आउट, आई गेस यहां से सारी चीजें आ चुकी हैं आपके पास, √2 प्लस 1/2 इट इज इक्वल टू, अब कैपिटल क्यू पूछ ले, स्मॉल क्यू पूछ ले, रेशियो पूछ ले, जो मर्जी पूछ ले, आप सारी की सारी चीजें क्या कर सकते हो, यहां से बड़े आराम से बता सकते। क्लियर है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई मेंस ने पूछा हुआ, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं कोई चेंज इसमें नहीं है। क्लियर है बेटा, चलो अब देखो, नाउ लेट अस डू अ सिमिलर काइंड ऑफ वन मोर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज देखो, इस बार भी एक स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर है, बार भी चारों वर्टिसेस पर, लास्ट क्वेश्चन में तो क्या किया था, एक चार्ज हमने सेंटर पर भी रख दिया था, इस बार क्या कर रहे हैं हम, इस बार दो ऑपोजिट कॉर्नर्स पर, यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां कैपिटल क्यू चार्ज है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है, एंड द क्वेश्चन इज, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू so that so that force on any charge particle is zero, force on any charge particle is zero। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उससे बिल्कुल क्या है, ये आसान क्वेश्चन, कहीं कोई मुश्किल काम नहीं। क्या करना है हमें, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल देखते हैं, उस पर नेट फोर्स क्या कर दो आप, जीरो कर दो। कैसे करें देख लेते हैं, देखो भैया, इस वाले चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, 3, तो इस वाले चार्ज पार्टिकल पर बेटा कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, 3 फोर्सेस लग रहे होंगे। उन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम क्या करना है, अल्टीमेटली आपको जीरो करना है। वेक्टर सम हम निकाल चुके हैं, ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको इधर रिपेल करेगा, लेट अस से वो फोर्स क्या है आपकी, वो F1 फोर्स है। क्या फोर्स है बेटा आपकी, वो F1 फोर्स, ये वाला रिपेल करेगा विद फोर्स F2। क्या ये बात कही जा सकती है, तो F1 और F2 है, F1 और F2 है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अरे F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है और उनका सेपरेशन भी सेम है। और एक तीसरा चार्ज पार्टिकल ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, मान लो ये F3 है। इस बार इस क्वेश्चन को करने का हल्का सा अलग तरीका बताता हूं कि उसको कैसे करेंगे, अगर आप डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं तो बेटा F1 की अगर आप बात करो, F1 की अगर आप बात करो, तो F1
F1 equals F2 and the value of F1 and F2 is KQQ divided by A square. बोलो, क्या मैं बिल्कुल सिमिलर तरीके से F3 की वैल्यू लिख सकता हूं क्या? आई गेस F3 इज इक्वल टू क्या आएगा? KQ स्क्वायर बाय 2A का स्क्वायर। यही आ गया। अब आप एक बात बताइए, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट, क्या मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा? बोथ आर एट 90 डिग्रीज, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। मुझे इनका क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। 90 डिग्री पर है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2f। यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों का बेटा जो क्या आया, रिजल्टेंट आया, वो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका? अंडर रूट ऑफ 2KQQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। एक्चुअल में अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो फोर्स आया मैग्नीट्यूड वाइज, वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए? F3 के इक्वल हो जाना। किसके इक्वल हो जाना चाहिए? F3 के इक्वल। क्यों हो जाना चाहिए सर? आप देखो जरा ध्यान से कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये तो रिपेल करेगा, 100% रिपेल करेगा। इस फोर्स को कैंसिल आउट कौन करेगा? रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। यानी कि ये जो रिजल्टेंट है, अगर मैं इसमें ये वाला और जोड़ दूं तो ये सम क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। या आप ऐसे कर लो कि इसका मैग्नीट्यूड उसके बराबर हो जाना चाहिए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये साइन क्या हो जाएगा इस चार्ज का? नेगेटिव हो जाएगा। बस अब आप कर दें इस क्वेश्चन को। अब आप जीरो के इक्वेट कर रहे हैं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू के से क्यू के कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, अंडर रूट ऑफ 2Q बराबर बराबर Q बाय 2 और माइनस का साइन। तो यहां से आपसे जो मर्जी पूछ लें, Q बाय Q अगर पूछा है तो इट विल बी -2√2, इट विल बी -2√2। बोलो क्लियर हुआ क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये भी आपका जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो अब थोड़ा सा एक आसान क्वेश्चन करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन करता है बेटा। देखो, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि ये एक क्या है बेटा, ये एक चार्ज पार्टिकल है, एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल, एक स्मॉल स्फेयर आप कह सकते हैं, जिसका मास कितना है? m है, और इस पर चार्ज कितना है? q चार्ज है। तो भैया यहां से l डिस्टेंस पर एक और आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर रखा है जिस पर मास m है और उसका चार्ज क्या है? चार्ज है। क्वेश्चन में ये पूछा है, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ coefficient of friction mu, so that both spheres remains at rest, दोनों रेस्ट पर रहें। नाउ लेट अस विजुलाइज द गिवन कंडीशन। की कहानी होगी क्या बेटा? यहां पर क्या कहानी बनेगी, पहले जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, ये जो दोनों चार्ज स्फेयर है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अब यहां पर रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? बोलो बेटा, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। यानी कि ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको इस तरफ क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। अब जैसे ही इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की होगी तो क्या हो गया? अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपका क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू पूछी है, मतलब ये सरफेस रफ है। अब अगर इसकी टेंडेंसी बेटा इस तरफ मूव करने की है तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगना शुरू हो जाएगा? उससे
ऑपोजिट डायरेक्शन में। इट मींस इस पर सर इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड यूज किया है, क्या, मिनिमम। क्या वर्ड यूज किया है बेटा, मिनिमम। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर मिनिमम वर्ड आ जाए, मैक्सिमम वर्ड आ जाए, अबाउट टू मूव आ जाए, अबाउट टू स्लाइड आ जाए, जस्ट बिगिन आ जाए, ये वर्ड्स अगर कहीं पर भी आ गए तो बी वेरी क्लियर कि वहां पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है बेटा, फॉर्मूला जो होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, म्यू एस एन, म्यू एस एन, ये फॉर्मूला। ये एन क्या चीज है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो अब आप देखिए जरा, यहां पर इसका वेट mg लगेगा बेटा, और यहां पर क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहां क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा। डन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू है, वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, वो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आ गया, mg के इक्वल आ गया, mg के इक्वल आ गया। ठीक है। और जो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आई, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डन। देखिए अब जरा, कहीं कुछ, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या रहेगी बेटा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। इट शुड बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, एन इज व्हाट, एम जी। एंड हियर कम्स द रिजल्ट, म्यू एस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी एल स्क्वायर। एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगेन द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कि म्यू एस की, म्यू की ये जो वैल्यू आई है बेटा आपकी, ये वैल्यू क्या वैल्यू आई है आपकी, ये मिनिमम वैल्यू आई है। ऑब्वियस है, इससे ज्यादा कोई भी वैल्यू हो तो वो रेस्ट पर रहेगा ही रहेगा, बट ये मिनिमम वैल्यू की बात की। तो द मिनिमम वैल्यू इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी एल स्क्वायर। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है। अब एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन करते हैं। देखो, वो क्वेश्चन पहले आईआईटी एडवांस ने पूछा, फिर जेई मेंस ने पूछा, और फिर लास्ट में नीट वालों ने भी पूछ लिया सेम वही क्वेश्चन। नीट वाले हमेशा लास्ट में पूछ, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है देखो, और वो क्वेश्चन करें उससे पहले उस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। दैट इज, यानी कि हम अभी कर लेते हैं, हमने क्या नहीं किया बेटा, हमने जो सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चंस है वो नहीं किए। तो हम करेंगे अभी क्या, पहले पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चंस, पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन। देखो भैया, पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन बड़े, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है बेटा इस पर, और पूरा डिटेल में करते हैं पहले तो। ये एक इंसुलेटेड स्ट्रिंग है, लेंथ एल, ये लेंथ एल, दिस एंगल थीटा वन, दिस एंगल थीटा टू। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। मान लो इसका मास m1 है और इसका चार्ज q1 है, इसका मास m2 है और इसका चार्ज q2 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। अब आप एक बात देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम ये करते हैं
कि अगर क्या हो, सभी जितने भी मैं क्वेश्चंस करूंगा उन सभी क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शन रहेंगे वो ऑप्शन सेम ही रहने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, theta 1 is greater than theta 2, theta 2 is greater than theta 1, and the option D is data insufficient. Data insufficient. ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी अभी और अभी अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे बट सभी के लिए ऑप्शंस में सेम ही रखने वाला हूं। अब वो क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कि m1 इज इक्वल टू m2 है, इफ m1 इज इक्वल टू m2 और m1 इज इक्वल टू m2 है और q1 इज इक्वल टू q2, देन तब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि जो ये थीटा 1 और थीटा 2 है, दीज आर द एंगल्स मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। दूसरा क्वेश्चन, अगर क्या हो जाए m1 और m2 तो इक्वल हो लेकिन q1 ग्रेटर देन क्या हो जाए 2, देन थर्ड क्वेश्चन, अगर क्या हो जाए m1 इज इक्वल टू m2 एंड q2 ग्रेटर देन q1, देन आपको इन तीनों क्वेश्चंस में इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। तो भाई एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, या इसी इसी वाले क्वेश्चन में फोर्स एनालिसिस हम करते हैं। जब आप फोर्स एनालिसिस करेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखिए इसका वेट लगेगा mg। अरे याद आ रहा है कि भूल भाल गए? अरे mg वेट लगेगा, सबसे पहली फोर्स जो लग रही है वो क्या लग रही है, इसका वेट दैट इज mg। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है और जब भी स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है तो एक और फोर्स लगेगी, टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसको क्या कहा जाता है, टेंशन कहा जाता है। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स भी लग रही है क्या? यस, इसके अलावा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, वो इधर लग रही है, वो इधर लग रही है। पहले इसी फोर्स का एनालिसिस कर लेते हैं जरा हम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इस टेंशन को रिजॉल्व करो बेटा। ये एंगल थीटा 1 है तो ये एंगल भी थीटा 1 है और ये क्या हो जाएगा आपका t cos थीटा 1 एंड दिस कंपोनेंट इज t cos थीटा 2, t sin थीटा 1, t sin थीटा 1। अब अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ध्यान से देखिए, ये अगर क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर है तो आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट टी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू व्हाट, एफ ई, एंड टी कॉस थीटा 1 इट इज इक्वल टू एम जी। ये हमेशा ये इक्वेशन बनेगी बनेगी, पेंडुलम का कोई भी क्वेश्चन आए आपका। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा आप जब डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा 1 इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। चलो सर ये बात तो बहुत ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते पढ़ते यहां तक आ गए, आपने जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी कर लिए। अब मुझे अभी नोट करने के लिए अभी जगह छोड़ देंगे सर, कोई बात नहीं। आप एक क्वेश्चन ये बताइए पहले मुझे कि ये वाला चार्ज पार्टिकल है 4 कूलम, ये वाला चार्ज पार्टिकल है 3 कूलम। बहुत इतना बेसिक क्वेश्चन है कि कभी किसी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं आप। मैं कहता हूं कि ये वाला चार्ज पार्टिकल जो है, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पर इधर फोर्स लगा रहा है F1, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पर इधर फोर्स लगा रहा है F2। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि ये जो F1 बाई F2 आएगा ये रेशियो क्या होगा, ये रेशियो क्या होगा, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। जरा लगाइए दिमाग आप अपना अपना।
ये जो F1 और F2 की जो वैल्यूज आएंगी, अगर आपने अब तक आंसर नहीं दिया तो इसका मतलब गेम गड़बड़ है, आपका गेम गड़बड़ है। क्या आएगा F1 बाई F2? मुझे तो लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था, जब आपको एक बात बताई थी कि जो कूलम्ब्स लॉ है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो क्या करता है, वो एक्शन रिएक्शन के पेयर बनाता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है क्या? नहीं। यानी कि जो रेशियो रहेगा, जितना फोर्स, याद करो हमने लिखा था बेटा क्या, कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम लगता है। यानी कि सर ये जो F1 बाई F2 आएगा, ये रेशियो क्या आएगा आपका, ये 1 आएगा, हमेशा सेम आएगा, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, 1 ही रेशियो आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। जो मर्जी चार्जेस दे दीजिए, दे दीजिए, दे गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, आपका जो ये रेशियो आएगा वो सेम ही आएगा। ओके, क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ, ये समझिए जरा। कि सर ये जो एंगल आया टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, क्या लिखा बेटा आपने, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई अपॉन एम जी। ये सर आप जो मर्जी चार्ज दे दीजिए, यानी कि चाहे दोनों पर चार्ज सेम हो, चाहे किसी पर चार्ज ज्यादा हो, चाहे किसी पर चार्ज कम हो, इन बोथ द केसेस, इन ऑल द केसेस, सभी के सभी केसेस के अंदर ये जो है आपका, ये तो क्या रहने वाला है, ये दोनों के लिए सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। सारा का सारा थीटा इज डिसाइडेड बाय एम, जिसका मास कम, जिसका मास कम उसका एंगल ज्यादा। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एनालाइज करके देख लीजिए। लेटेस्ट से कि दो फोर्सेस है F1 और F2, मेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अब आप जरा विजुलाइज करके देखिए कि अगर राइट वाले हैंड पर अगर ज्यादा मास रखा होगा, तो ये वाला हाथ ज्यादा झुकेगा कि कम झुकेगा, ये वाला हाथ उसके मुकाबले क्या होगा, मान लो इधर आपने क्या रखा, इधर कुछ नहीं रखा भी, ये तो यही रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। इस पर ज्यादा मास है तो ये वर्टिकल के साथ कैसा एंगल बनाएगा, कम एंगल बनाएगा। जिसके पास मास ज्यादा कम है वो एंगल ज्यादा बनाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन सारे के सारे हो चुके हैं। पहली बात तो ये कि जो ये थीटा एंगल आएगा बेटा, थीटा, दिस थीटा इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ Q1 एंड Q2। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें इस पेंडुलम वाले क्वेश्चन में अगर आपको एंगल कंपेयर करना है, तो उसमें आपको चार्ज देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ क्या देखना है, मास देखना है। तो मास के साथ क्या आएगा, बड़ा सिंपल हो गया सर, लेस इज द मास, लेस इज द मास, मोर इज द थीटा, मोर इज द थीटा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एंगल होगा। अब जरा वापस से एक बार इस क्वेश्चन को देख लो। M1 M2 यानी कि सारा खेल M1 M2 का ही है, Q1 Q2 को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर M1 और M2 बराबर आ गए तो भैया आंसर बता दीजिए आप मुझे। M1 M2 बराबर है तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर A, थीटा 1 थीटा 2 बराबर A, थीटा 1 थीटा 2 बराबर A। अब और इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह से और पार्ट देख सकते हैं आप, कि अगर सर क्या हो जाए, अगर M1 ग्रेटर देन M2, अगर M1 ग्रेटर देन M2, तो M1 वाला एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि इस केस में आंसर क्या आएगा वो देख लेना आप, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 हो जाएगा। और अगर क्या हो जाए बेटा, M2 ग्रेटर देन M1 हो जाए, इन दैट केस थीटा 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, थीटा 2। द समरी ऑफ द क्वेश्चन इज एंड द समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कि चार्ज को देखने की जरूरत नहीं है, मास जिसका कम होगा, मास जिसका कम होगा उस केस में क्या हो जाएगा बेटा,
उसका एंगल विद द वर्टिकल क्या होगा, ज्यादा, और जिसका मास क्या होगा, कम होगा, उसका एंगल ज्यादा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एंगल कम हो जाएगा। होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, आपको ये समझ में आया। अब इसी पर बेस्ड बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, इसी पर बेस्ड क्या करते हैं, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, जो कि जो मैं आपको अभी बता रहा था, जो एडवांस में आया, नीट में आया और जेईई मेंस में आया, वो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन ये है और बड़ा ही अच्छा। एक तो बेटा ये जो रिजल्ट है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, इस रिजल्ट को याद रखना डायरेक्टली, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। ये सिंपल पेंडुलम वाले केस में जो चार्ज वाला केस बनता है, इन दैट केस दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी, दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपना जो क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने आपको बताया वही सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये देखो बेटा, ये वही पेंडुलम वाला केस है, पेंडुलम वाला केस है, एम क्यू एम क्यू, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम इन बोथ द केसेस। अब इसमें बड़ा अच्छा सा चीज बताई, क्वेश्चन में ये कहा है कि जो चार्ज है ना, चार्ज, चार्ज इज लीकिंग एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट from both the spheres, from both the spheres, दोनों स्फेयर से जो चार्ज है वो कांस्टेंट रेट से क्या कर रहा है, वो कांस्टेंट रेट से लीक करने लग रहा है। तो अब आपको पता है क्या बताना है, जो वेलोसिटी ऑफ स्फेयर्स कह रहा है, वो इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी लेटर से x है, वो प्रोपोर्शनल होगी x टू द पावर n के, और n की वैल्यू बतानी है। अब ये क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, n की वैल्यू पूछ सकते हैं, हाउ वी डिपेंड्स ऑन x, वो v x के कैसे प्रोपोर्शनल होगा ये भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है कुल मिलाकर के। नाउ विजुलाइज द सिचुएशन कि होगा क्या इसके। आप मुझे एक बात बताइए, और आप जरा थोड़ा सा ये इमेजिन करने की कोशिश कीजिए बेटा, कि अगर दो चार्ज पार्टिकल थे, वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे को पहले रिपेल कर रहे थे। अब जब उनका चार्ज धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, तो उनके बीच की जो फोर्स है वो अब कम होगी कि बढ़ेगी, कम होगी, क्योंकि चार्ज कम हुआ है, चार्ज कम हुआ है तो फोर्स क्या होगी, कम होगी, फोर्स कम होगी, तो अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल क्या होना शुरू होंगे, जो यहां पर थे अब फोर्स कम हो गया तो नजदीक आना शुरू। जब वो नजदीक आएंगे तो ऑब्वियस है उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी ही एक्स पर उनके डिस्प्लेसमेंट पर कैसे प्रोपोर्शनल होगी ये बताना है। तो भैया देखो कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे इसको अप्रोच करें इस क्वेश्चन को। देखो एक बात, एक रिलेशन तो बेटा ये है आपके पास कि सर टेन थीटा जो है, टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, एफ ई अपॉन एम जी के इक्वल होता है। आपको एक क्वेश्चन में एक चीज गिवन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि चार्ज इज लीकिंग एट ए कांस्टेंट रेट। अगर चार्ज क्यू है इन पर और चार्ज लीक कर रहा है, इट मीन्स डी क्यू बाई डी टी की अगर हम बात करें, डी क्यू बाई डी टी ये कुछ कांस्टेंट होगा, डी क्यू बाई डी टी आपका क्या होगा, ये कुछ कांस्टेंट होगा। मान लो ये कुछ कांस्टेंट, कुछ भी मान लो, ये कांस्टेंट सी है, ये डी क्यू 12 से बना देते हैं, डी क्यू बाई डी टी कांस्टेंट। एक तो ये इस इंफॉर्मेशन को यूज कर, थीटा कहीं नहीं आना चाहिए। अच्छा ये डिस्टेंस पूरा का पूरा x है, तो आई थिंक ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, x बाई टू। वी डील विद द स्मॉल एंगल्स,
तो स्मॉल एंगल अगर है तो आप देखिए टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा एंड थीटा इज अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा। तो इसको क्या लिख दूं, परपेंडिकुलर दैट इज एक्स बाई टू अपॉन बेस, तो बेस की जगह ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज आपका एल, ये तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई। इट इज इक्वल टू एफ ई, एफ ई इज द फोर्स इन बिटवीन द टू चार्जेस, वो कितना है आपका के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और ये आ गया एम जी, तो सॉरी ये एल नहीं आएगा, सॉरी बेटा, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया, इसको दोबारा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर हो गया आपका, एक्स स्क्वायर हो गया, ये एफ ई बाई एम, एंड दिस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी, ये आ गया। अब एक बात तो ये कि हमें तो सर एक्स और पी का ही रिलेशन चाहिए, तो जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको हम रिमूव करते चलें, या एक कई बार क्वेश्चन पूरा भी पूछ लेते हैं, हम पूरा ही लिख कर लेते हैं इसको, ये वाला एक्स क्यूब उधर चला गया बेटा, दिस इज एक्स क्यूब, इट इज इक्वल टू टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, ये आ गया बेटा। आपको डी क्यू बाई डी टी पता है कांस्टेंट है, तो अब आप एक काम करो, यहां से आप इसको ऐसा लिख लें कि सर एक्स टू द पावर 3/2 इट इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाय एम जी 1/2, और ये क्यू आ गया। मुझे डी क्यू बाई डी टी चाहिए, इसी इक्वेशन को इसी स्टेप पर टी के रेस्पेक्ट में क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर दो, इसी स्टेप पर डिफरेंशिएट करें, तो बेटा ये जो पावर है 3/2, ये पावर तो आगे आ गई, और एक पावर इसकी कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा 1/2। ये तो आपका एज इट इज आपको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन आता है, 2k डिवाइडेड बाई एम जी रेज टू द पावर 1/2 एंड इट इज डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, जब आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो जो जस्ट गलती मैंने अभी की है वही गलती आप ना करें। सर आपने पावर की डिफरेंशिएशन तो कर दी, लेकिन आपने x की t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं की, तो यहां पे एक और क्या आ जाएगा, dx बाय dt, और ये dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो दिस इज x टू द पावर 1/2 इंटू वेलोसिटी, ये उधर जाएगा बेटा, ये आ गया 2/3 2k डिवाइडेड बाय एम जी रेज टू द पावर 1/2, और डी क्यू बाई डी टी इज सम कॉन्स्टेंट, 2/3 कांस्टेंट, ये सारा कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, अल्टीमेटली मुझे x और v के बीच में रिलेशन चाहिए, तो आप यहां से देख सकते हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1/2, और यू कैन से v इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -1/2। देखो, हमें ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए, कारण क्या है कि क्वेश्चन को कि बहुत बार आ चुका है, तो ये बड़े कम चांसेस हैं कि अब आपका डायरेक्टली एक्स के साथ रिलेशन पूछे। अब वो क्या पूछ सकता है, अब वो इसी फॉर्मेट में ला करके हो सकता है कि इसकी पावर पूछ ले, हो सकता है वो इसको अंदर ले जा करके, अंदर जब जाएगा तो ये 4 और 2 8 8/9 बन जाएगा, वो हो सकता है कि इसका कॉफिशिएंट पूछ। तो यहां तक इस क्वेश्चन में आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला स्टेप बड़े आसानी से हो जाएगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी कोई चार्ज लीक कर रहा था तो मैं उसको अप्रोच कैसे कर पाया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। कि चार्ज लीक करने लग रहा था तो एक दूसरे को अप्रोच करेगा। क्वेश्चन में ये जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, देखो ये आइडिया कहां से आया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको डिफरेंशिएट करना था। वो आइडिया ऐसे आया कि सर एक तो एक्स गिवन था, वेलोसिटी चाहिए थी, तो वेलोसिटी के लिए मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है यहां पर। दूसरा, आपके पास चार्ज तो आ रहा था, बट चार्ज के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन था, लेकिन चार्ज के बारे में दे रखा था कि कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है। रेट का मतलब डिफरेंशिएशन, रेट का मतलब डिफरेंशिएशन, तो यानी कि डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट था। जो बच्चे ये वाले आइडिया को पकड़ गए वो क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। क्लियर है? तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीकिंग ऑफ चार्ज वाला पार्ट कैसा हुआ।
क्लियर है बेटा? ओके, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, आपको कम से कम 1 से 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें कॉन्फिडेंस आपको आएगा। ओके, देखो अब एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जिस पर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आता है, वो है कि अभी तक आपने जो ये फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा कूलम्स लॉ में बेटा, वो आप फॉर्मूला क्या पढ़ते आए थे? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी। वो बात पता है क्या बताई थी? वो बात बच्चों ये बताई थी, ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड होगा, वैलिड ओनली व्हेन, कब? मीडियम इज एयर बिटवीन देम, मीडियम इज एयर और वैक्यूम, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का मीडियम अगर आपका क्या है, या तो एयर है या क्या है, वैक्यूम है, तो ये फॉर्मूला वैलिड था। अब अगर हम इसका मीडियम चेंज कर दें, यानी कि एयर को किसी और मीडियम से रिप्लेस कर दें, किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में लेकर के चले जाएं इसको। अब हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को, यानी कि ये जो दो चार्ज पार्टिकल वाला सिस्टम था, ये Q1 और ये Q2, इनको क्या किया, R दूरी से इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये इसका क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में ले आया। प्लीज कीप इन माइंड, पूरा का पूरा मीडियम ही डाइलेक्ट्रिक है, वो स्लैब वाला पार्ट नहीं है कि कोई स्लैब बीच में ले आई, ये तो पूरा का पूरा मीडियम ही क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है बेटा। अब अगर इन दोनों के बीच में फोर्स एयर के अंदर एफ एयर थी, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जब आप लेकर के जाएंगे, फोर्स इन द मीडियम, ये रिजल्ट याद रखना है, फोर्स इन द मीडियम इज एफ एयर डिवाइडेड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो आपकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, वो जो फोर्स है आपकी, वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, इट बिकम्स, इट रिड्यूसेस बाय के टाइम्स, के टाइम्स रिड्यूस हो जाए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में आप बेटा प्लीज जितना पार्ट हमने किया ये बड़े अच्छे से पढ़ करके आए, बड़े अच्छे से करके आए। इसके बाद इस पर बेस्ड और पेंडुलम का मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। हाँ जी।